गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 2 कहाँ से कंटिन्यू करना है? फ्रॉम 11 टू 15। एनी डाउट? खुश रहो भाई। 11 टू 15। नो। 11 सरकम रेडियाई कितने बार करोगे यार? साइन लॉ लगाओ ना। आई बी सी ट्राइंगल, तो आई पर एंगल डिसाइड करो कितना बनेगा, बी सी कितना बनाएगा, तो बी बी बाई 2 हो गया, और इधर ये सी सी बाई 2 हो गया, तो बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 को पाई में घटा दो, तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस ए बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना क्लू बहुत है। तो स्मॉल ए अपॉन साइन ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स सर्कम रेडियस ऑफ आईबीसी ट्राइंगल। तो ये आ गया तुम्हारा ए को लिख दिया 2r साइन ए को 2r साइन ए लिख दिया, और नीचे कॉस ए बाई 2 आ रहा है, साइन पाई बाई 2 प्लस ए बाई 2 मतलब कॉस ए बाई 2। अब जो 2r साइन ए है उस साइन ए को फर्दर 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 लिख दिया, तो मेरे ख्याल से ये 4r साइन ए बाई 2। इतना हिंट बहुत है ना कि 2 कैपिटल R इज इक्वल्स टू 4 कैपिटल R साइन ए बाई 2। तो कैपिटल R की वैल्यू हो गई 2r साइन ए बाई 2। बस अब एसएल लोनी एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चंस है ना, बस वो तुम्हारी मदद कर देंगे कि आगे क्या करना था। 13 एंड 14 13 में तो थोड़ा सा लैंग्वेज का कंफ्यूजन हुआ होगा तुमको, और कोई खास बात नहीं है। सर्कल पॉइंट ओ ऑन सर्कल, ठीक है। विथ कहीं भी ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ एस सेंटर, रेड आर बाई 2, 3r बाई 2, तो r से बड़ा रेडियस, गलत बन गया, ठीक है तो बन रहा है। इन कांटेक्ट विद द ओरिजिनल सर्कल, इस सर्कल के कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। A circle of r by 8 is placed and length of arc described in moving from one extreme position to other। तो एक्चुअली इसको फिगर में बता देना चाहिए था कि ये किस पोर्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस पोर्शन की बात कर रहा है, क्रेसेंट शेप्ड है ना, चांद के जैसा क्रेसेंट शेप्ड, ये एरिया की बात कर रहा है। तो प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है कि सर्कल मूव्स इन दिस पोर्शन इन कांटेक्ट विद आर रेडियस सर्कल, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज मैंने कहा ना, उसको बता फिगर बना देता तो बेटर रहता कि मैं किस पोर्शन में मूव करने की बात कर रहा हूं। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन, अब तो तुम समझ पा रहे हो कि ये सर्कल मूव करता जाएगा एंड कहां तक मूव करेगा, अप टू दिस पोजीशन, राइट। तो पाथ ट्रेवल्ड, तो क्या फॉलो कर पा रहे हो कि ये जो पाथ ट्रेवल कर रहा है ये एक सर्कुलर पाथ है ये, ठीक है।
ये सर्कुलर पाथ है। अब मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि टू सर्कल्स व्हेन टच, तो उसके सेंटर को ज्वाइनिंग लाइन कांटेक्ट पॉइंट से पास करती है। तो बिगर सर्कल 3r/2, इसका सेंटर को सेंटर से ज्वाइन किया, तो कांटेक्ट पॉइंट इज दिस। है ना, गलत तो नहीं दिखा दिया? यही हुआ ना? हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस 3r/2 प्लस r/8, राइट? स्मॉलर क्रेसेंट बोला है क्या? तो स्मॉलर क्रेसेंट कौन सा? यही तो हुआ, यही तो हुआ स्मॉलर क्रेसेंट। रीजन गलत दिखा दिया मैंने। यहां मूव करने को कह रहे हो तुम? नहीं, टच, ओरिजिनल सर्कल से टच ले करके मूव कर रहा है ना। हाँ, इस आर सर्कल के कांटेक्ट में रह के, ठीक है, सही दिखाया है। अब इसी तरह से ये लेंथ तो निकल आई, ये आ गया 3r/2 प्लस r/8। जोड़ लो, कितना हुआ? 3r/2 प्लस r/8, 13r/8, सही है ना? अब सेम वे ये सेंटर को सेंटर से ज्वाइन किया, तो कांटेक्ट, ये कांटेक्ट से पास करेगा। तो अभी कैपिटल R माइनस r/8 7r/8, ठीक। अब जो पाथ ट्रेवल हो रहा है, पाथ ट्रेवल, तो मेरे ख्याल से पाथ ट्रेवल ये हो रहा है ना, ये है पाथ, राइट? तो ये सर्किल हुआ ना, ये सर्किल। देख पा रहे हो कि सर हमेशा जो भी सर्किल की पोजीशन है उसको इधर से ज्वाइन करते हैं, तो ये 7r/8 डिस्टेंस मेंटेन। तो इसका मतलब सर्किल जो बन रहा है वो 7r/8 रेडियस का बन रहा है। कुछ लोग समझ रहे हैं? तो आर्क लेंथ के लिए तुमने फॉर्मूला सीखा होगा, 7 रेडियस इंटू एंगल, तो 7r/8 इंटू एंगल, ठीक है। तो आई वॉन्ट दिस एंगल, मुझको बस ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल बनाना तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जिसको अकल है वो कर लेगा कि सर ये कैपिटल R, ये 7r/8, ये 13r/8। तो मुझे लगता है कोसाइन लॉ से तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। अब बस मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। यूजिंग कोसाइन ऑब्टेन दिस एंगल इज एग्जैक्टली सेम, इसके बराबर है, बस तो 2 पाई से घटा लेना, तो यू विल गेट दिस एंगल। तो आंसर इज 7r/8 इंटू वॉट एवर एंगल, आंसर, ठीक है। ये 14th क्वेश्चन तुमको लगता नहीं कि तुम, ये थर्ड क्वेश्चन है और ये तुम थर्ड टाइम नहीं कर पाए, है ना? कि सेम थॉट क्वेश्चन नंबर 3, सेम थॉट लोनी 37 प्रॉब्लम, जहां तक मुझे ध्यान है, सेम थॉट मैंने क्लास में इलस्ट्रेशन लिया था, है ना? नहीं 15 अब थोड़ी बताऊंगा, राइट? तो ये तो मैं तो फिर से वही सॉल्यूशन दे दूंगा कि देख AD परपेंडिकुलर टू AC, तुमसे कंस्ट्रक्शन फिर नहीं हुआ होगा कि ये D है, ये C है, ये ABC हो गया। मैं कुछ भी नया नहीं करने वाला हूं। हाँ, हो गया ना, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो फिर से वही कंस्ट्रक्शन सिखा दूंगा दोबारा कि देखो मैंने तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया था और फिर क्वेश्चन कर लिया था, ठीक। अप टू 20, 16 क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, और बोलो अप टू 20। जो ज्यादा चैलेंजिंग सवाल पूछोगे मैं करूंगा ही नहीं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन हो, लॉजिक कुछ हो ही ना, मतलब जो कि तुम्हारा किसी बच्चे को बगल से बुला लोगे वो कर देगा कि सर उसको फॉर्मूला डाल के मैंने दे दिया, उसने कैलकुलेशन उसने कर दी, ठीक है। अप टू 20 डन, 20।
ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अगर मैं सही हूं तो। 17 नहीं बताऊंगा, ठीक, क्योंकि परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आया तुम फिर अटक गए। 17 क्वेश्चन भी पिछली क्लास में भी कहीं किया था, है ना। डू योर सेल्फ नाउ, अदरवाइज पता है कि सर वो एग्जाम में भी नहीं बनेगा वरना। इंस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड, रेगुलर पॉलीगन, ये सब मैं बता चुका हूं, है ना। ये कोई मैंने फॉर्मूले बताए नहीं है, फॉर्मूले याद ही नहीं करता मैं तो। इंस्क्राइब पॉलीगन, सर्कल में इंस्क्राइब पॉलीगन, ये रहा पॉलीगन इंस्क्राइब, सेंटर लिया, एरिया निकालना है, ये 2π/n एंगल हो गया। और सर्कल का रेडियस नोन है क्या? हाँ, गिवन सर्कल है, गिवन सर्कल। तो एक बार सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना है और एक बार, ठीक है, तो ये सर्कल इंस्क्राइब, ये पॉलीगन इंस्क्राइब है, और अगली बार पॉलीगन सर्कमस्क्राइबिंग विल बी दिस। सही लिख दिया ना मैंने? तो ठीक है, आर आर साइन 2π/n इंटू हाफ n टाइम्स, ये पॉलीगन का एरिया हो गया। और इसी तरह से यहां भी पॉलीगन का एरिया, ये आर हो गया। तुम लोग पहले भी नहीं कर पाए थे ना ये क्वेश्चन, जब मैंने पहले भी 2-3 बार किया है तब भी तुमसे नहीं बना था ना। ये π/n हो गया, तो r tan π/n हाफ r इंटू 2r, वो 2r इंटू r है ना, 2r tan π/n, तो वो 2 कट गया, 2 कैंसिल, तो एक ट्राइंगल n टाइम्स। मैंने एरिया लिख दिया, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन यू विल डू ऑन योर ओन, ठीक है। आई हैव टोल्ड द रिजल्ट फॉर, इसमें A1 कौन है? इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, ये A1 है। एंड पॉलीगन सर्कमस्क्राइबिंग, ये B1 है। और जब n को 2n कर देंगे तो A2 B2 आ जाएगा, सही है ना? कुछ लोग समझ गए मेरे हिसाब से, ठीक। और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके दिखा देना कि मामूली से ज्योमेट्री लगाई थी ना, हाउ टू कैलकुलेट एरिया, राइट। फंडामेंटल्स होने चाहिए, यहां पर सब किया मैंने, तुमने ध्यान से देखा ही नहीं मैंने क्या किया, मैंने बता भी दिया, बात खत्म भी हो गई, ठीक। और ये बात अब हट भी गई, ठीक। 25, 1 to 5, 18 जिसको करना है, मैंने बस ऐसे किया था, ओरली बताता हूं। मैंने स्मॉल ए को वन साइड ले लिया था, तो स्मॉल ए tan माइनस tan आ गया, और स्मॉल बी को वन साइड ले लिया, तो वहां भी tan माइनस tan आ गया। अब लोग जानते हैं कि सर tan माइनस tan को साइन अपॉन कॉस लिख लीजिए, तो ऐसा करने से देखना तुम्हारी कैलकुलेशन हो जाएगी और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 23, circle with radii touching two sides and the in circle. किसी भी एक सर्किल को ले लेते हैं जिसका भी थोड़ा सा स्कूल में जो लोग पढ़े हैं, ठीक है,
वो जानते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहा है, तो अगर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेम पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन करेंगे ये पॉइंट को, तो भी ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, ये 3 पॉइंट। और कई लोग जानते हैं कि सेंटर को जो ज्वाइनिंग लाइन होती है, टचिंग सर्कल्स है ना, टचिंग, तो वो कांटेक्ट से पास करती है। तो कुछ ऐसा फिगर आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब सर्कल टेंजेंट पर तो आदत है ना कि सर वो 90 एंगल तो दिखाइए, 90। कुछ लोग समझ रहे। अब इस सर्कल को तो मैं आर रीड कर रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू तुम करना, मैं सिर्फ लॉजिक बताऊंगा। ये R1, ये a/2 एंगल हो गया। अभी बोला था मैंने एंगल बाइसेक्ट। मैंने मामूली सा कंस्ट्रक्शन किया एंड सेट की यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू AB, AB का पैरेलल। तो AB का पैरेलल होने से ये भी 90 हो गया, ठीक है। पैरेलल लाइन बोली ना मैंने, तो समझ पा रहे हो कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल। आई थिंक जस्ट नाउ यू सेड कि ये R1 है रेडियस, तो ये भी R1 है, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये R माइनस R1 हो गई, ठीक। इसी तरह से ये लेंथ कितनी हो गई, दोनों के सेंटर को ज्वाइनिंग, R प्लस R1। और ये एंगल a/2 है ना, जिसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं पैरेलल लाइंस में। तो बस इस फिगर से साइन a/2 नजर आ गया, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूस। इससे मैंने tan a/2 निकाल दिया, tan a/2 या cot a/2, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि सर ट्रायंगल की आइडेंटिटी जो है ना a/2 एंगल पर, मुझको या तो tan में आती है या cot में आती है। कुछ लोग जानते हैं इस बात को, है ना। तो tan a/2 कर लो कैलकुलेशन, ये एल्टीट्यूड है ना, बेस पाइथागोरस। इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग समझते होगे कि होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर 4ab, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर 4ab का अंडर रूट 2RR1। कुछ गलत कर दिया, 2 अंडर रूट RR1। अब सही है ना, है ना, होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर। अरे 10th की मैथमेटिक्स लगाया करो ना, ये RR माइनस R प्लस R1, बस ये तुम्हारा काम मैंने कर दिया कि इतना आया 2 अंडर रूट, ठीक है। बस अब मुझे लगता है कि यू नो 4 आइडेंटिटी याद करने को कही थी, तो आई गेस कि मैंने ये आइडेंटिटी रटवाया हुआ है, इज 1। तो R इज स्मॉल r और R1, R2, R3 की वैल्यू नोन है, क्वेश्चन में पढ़ लो। R1 इज, कहां चला गया, R1 इज किधर लिखा है यार, 23। R1 इज 1, R1 इज 1, R2 इज 4, R3 इज 9। तो सिंगल वेरिएबल R इसमें पुट करके सॉल्व हो जाएगा, गेट R, ठीक। तो वो जो 4 आइडेंटिटीज कंडीशनल आइडेंटिटी में याद करने को बोला था, वो बहुत पावरफुल आइडेंटिटीज है, आईआईटी में काफी पूछे जाते हैं। चलो मैं एक छोटा सा रिकमेंडेशन तुमको अभी से दे देता हूं, है ना, सर्कल्स में दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यहां पर बेसिकली प्रूफ हो गया इस बात का, अगर दो सर्किल एक्सटर्नली टच करे आगे कभी, कि सर दो सर्किल एक्सटर्नल टच कर रहा है, जैसा कि इस फिगर में देख रहे हो, दिस सर्किल एंड दिस सर्किल टच एक्सटर्नली, तो लोग जानते हैं कि सर ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाती है, स्कूल में बताया था, है ना, दिस इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अभी तो मैं सर्कल्स जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, ठीक, देखो यहां डेरिवेशन है, जो लोग समझ पा रहे हैं कहेंगे सर यही तो है वो लेंथ, ये लेंथ, ठीक है, और दिस लेंथ इज सेम एज दिस लेंथ, है ना। तो तुमने नोटिस किया कि सर वही तो डेराइव हुआ है यहां, ये राइट ट्राइंगल, ये r माइनस आर वन, ये r प्लस आर वन, और ये लेंथ, देखो ये राइट ट्राइंगल दिखाया कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम से यही तो है ये रिजल्ट, सर ये रिजल्ट सही है ना। तो आगे कभी अगर कैलकुलेशन में मैं डायरेक्ट यूज करूं तो उसको समझ जाना कि सर्किल एक्सटर्नल टच कर रहा है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है, कांटेक्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो प्रूफ तो वहां हो चुका है, चाहो तो दोबारा कर लो कि सर ये कुछ R1 रेडियस, ये कुछ R2 रेडियस, तो कंस्ट्रक्शन यहां से एक पैरेलल लाइन बनाई, लग नहीं रही है, दोबारा बना लो, ये 90 एंगल, ये मैंने पैरेलल लाइन बनाई तो ये भी 90 हो गया, ये R1 है, ये R2 है, तो ये भी R2 हो गया, ये लेंथ, तो इतना लेंथ हो गया R1 माइनस R2, एंड दिस लेंथ L इज सेम एज दिस लेंथ L, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। दोबारा कर दिया मैंने कैलकुलेशन कि L इज इक्वल्स टू फ्रॉम ओवर दिस ट्राइंगल पाइथागोरस R1 प्लस R2 स्क्वायर, है ना, ये हाइपोटेन्यूस, ये एल्टीट्यूड, माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर, विच इज 4R1 R2 अंडर रूट। तो अब सर्कल्स में मैं दोबारा डिराइव नहीं करूंगा, सर्कल्स में हम लोग इसको डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला कभी यूज करेंगे कि टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, देन लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल्स टू दिस। लिख लो, आगे मैंने कहा ना, आगे मैं एज ए फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है ना। अप टू 25 एनी अदर, अप टू 25 डन, क्विकली 24 यूनिट सर्कल, फाइव सेकेंड्स, ओके। यूनिट सर्कल का मतलब है रेडियस 1, ओके। लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट P, ठीक है, दिस इज द लाइन, एट P, ऑब्वियसली 90 एंगल सेंटर से, पॉइंट A एंड सर्किल S, ये सर्किल को S बोला है, लाइन को L बोला है, तो पॉइंट A एंड S सेम साइड ऑफ L, तो ये इस लाइन के सेम साइड, तो लाइन के नीचे सर्कल दिख रहा है, तो पॉइंट A भी नीचे कहीं होगा, कहीं भी दिखा दो, दिस इज A, ये रेडियस 1 है ना।
ए का डिस्टेंस एल से, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही होगी। दिस इज 3, ठीक। 2 टेंजेंट्स फ्रॉम ए इंटरसेक्ट्स एल, मैंने कहीं भी ए पॉइंट ले लिया, इससे 2 टेंजेंट, this is one tangent, this is one tangent at B, at C, point B, point C। तो जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है उसको तुरंत दिखा होगा कि ABC ट्रायंगल का ये इन सर्किल हो गया, है ना, जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है। एंड फाइंड पीबी इंटू पीसी, ओके। अगेन जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है वो कहेगा सर पीबी और पीसी जो है ये तो इन सर्किल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हो गए, है ना, फ्रॉम वर्टिसेस, जिसका आपने एक फॉर्मूला सिखा रखा है एस माइनस बी एस माइनस सी। कुछ लोगों को बात याद आ रही है कि हाँ ये याद आ गया। ये तुमको फाइंड करना है प्रोडक्ट, ओके। देख लेते हैं हाउ टू मैनिपुलेट। आई थिंक जिसका थोड़ा सा थॉट लेवल डेवलप होने लग गया है उसको इस 3 को देख करके हिंट आ रहा होगा कि सर ये जो 3 है ना ये तो हाइट है, और हाइट को देखने से मुझे एरिया की फीलिंग आती है ना, आती होगी कई लोगों को कि हाँ सर मुझे भी आती है। तो कौन सा ट्रायंगल चूज करें? तो जो थोड़ा अच्छा सोचते हैं वो कहेंगे सर एबीसी ट्रायंगल लेते हैं, बीसी को बेस, तो एबीसी एरिया हाफ स्मॉल ए इंटू 3, ये एक रिलेशन, ठीक। नाउ अगेन एज यू सेड कि दिस इज इन सर्कल, इन रेडियस इज 1, तो यू हैव वन मोर रिलेशन, डेल्टा बाई एस इज 1, ठीक। अब बस अब मैनिपुलेशन करो कि सर लेट्स पुट डेल्टा टू बी इक्वल टू एस, करो यार मैनिपुलेशन करो। 2s, 2s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, तो ठीक है 2s इज 3a, है ना, ये रिलेशन आ गया। अब मैनिपुलेशन करना है कि ऑब्टेन दिस, तो देखो तुम्हारी कैलकुलेशन स्किल्स थोड़े से चेक हो रहे हैं, तो तुमको लग रहा होगा ना सर एरिया को इन्वॉल्व करते हैं। देखिए ना आपके पास रिलेशनशिप है विद एरिया कि एस जो है वो डेल्टा के बराबर है, तो इसको हीरोन्स फॉर्मूला बनाने की इच्छा हो रही होगी ना कि चलो इसको हीरोन्स फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। न्यूमरेटर इज डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा इज एस, दैट इज एस स्क्वायर। कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा आपका एस के बराबर है, और रही बात एस की तो एस को 3a/2 पुट कर लीजिए, प्रॉब्लम ओवर, डन। जो जनरल सॉल्यूशन देना चाहते हैं दे विल डू लाइक दिस। और कई स्मार्ट लोगों ने तो क्या किया था, कहा था कि सर हम तो पॉइंट ए को ना इजी, आपने इतना डिफिकल्ट क्यों माना, आप इसके सेंटर के नीचे वर्टिकली ले लेते हैं ना तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती, ठीक। एक स्पेशल केस लेके कर दिया कि सर आंसर कांस्टेंट, प्रॉब्लम का आंसर जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ए आप कहीं भी लेते आंसर सेम आता है भाई, अगर सवाल सही है तो इसलिए जो थोड़े से मतलब प्रॉब्लम कम सॉल्व कर पाते हैं कि सर मैं जनरल तो नहीं कर पाया लेकिन एग्जाम्पल से कर लेता हूं, तो उन लोगों ने यहां लिया था ए कि इसी के वर्टिकली नीचे चले जाओ, यहां ए लो और फिर टेंजेंट बनाओ, तो उनका ट्रायंगल देखना बहुत इजी आ जाता है कि सर मेरा तो जो ट्रायंगल एबीसी बन रहा है ना वो बहुत इजी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको दिख जाएगा कि ये 3 है, ऐसी ओरली सुनना, 3 है ये 1 है, तो वो लोगों को 2:1 दिख गया
कि अरे ये सेंटर ने 2:1 डिवाइड कर दिया। और सिमेट्री से दिखेगा कि सर सिमेट्री से ये जो P है ना, ये BC का मिड पॉइंट बनेगा। सिमेट्री से दिख रहा होगा कि अगर मैंने यहां पॉइंट लिया हो तो वो लोग पहचान जाएंगे कि अरे ये जो सेंटर है ना, ये तो सेंट्रॉइड है, 2:1 मीडियन को डिवाइड कर रहा है। तो सेंट्रॉइड और इन सेंटर अगर सेम होते हैं तो दे विल से कि जो आपने ट्रायंगल आपका बन रहा है ना, वो इक्विलेटरल है। ओके, तो उससे बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन तुम समझ रहे हो, ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है। कॉपी चेकिंग के केस में तुमको बहुत कम नंबर दिए जाएंगे कि तुमने जनरल सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं, तुमने तो एक एग्जाम्पल को सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है ना। 25th यार एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो उन लोगों से नहीं बना जिनको फॉर्मूले ही नहीं आते। स्केलन ट्रायंगल, एल्टीट्यूड, एरिया ऑफ एबीसी 18, एरिया ऑफ बीडीएफ, ये रहा बीडीएफ। तो थोड़ी सी बुद्धि है तो कहोगे सर बीडीएफ ट्रायंगल का एक एंगल ये पता है बी, और मैं आपको बीडी दे सकता हूं। बीडी इस ट्रायंगल से जाके निकाल लो, ये सी है तो सी कॉस बी। इसी तरह से एफ बी, एफ बी इस राइट ट्रायंगल से आ गया, दिस इज ए एंगल बी, तो ए कॉस बी। तो बस अप्लाई फॉर्मूला, हाफ ए सी कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन बी बराबर 2। अब जो लोग पहचान लेंगे दे विल से कि सर ये टर्म पहचान में आ गई, ये एबीसी का एरिया है। तो बस हम अब इसका आगे मैं मेरे ख्याल से एंड कर सकता हूं कि सर इससे कॉस बी निकल आया। सही है, आई गॉट कॉस बी। और फिर तुम समझ रहे हो लेंथ ऑफ डीएफ, डीएफ अभी भी याद होगा कि ये पेडल ट्राइंगल का साइड है। तो पेडल ट्राइंगल के साइड का फॉर्मूला था कैपिटल आर साइन 2b। सही है, तो मुझे लगता है कि कॉस बी की मदद से साइन 2b निकल आएगा। ठीक है, और साइन 2b आ गया तो बस डीएफ की लेंथ 2√2 बराबर आर साइन 2b, तो दैट विल ऑब्टेन यू कैपिटल आर। नहीं 22 अब कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, डू योरसेल्फ। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ डिटर्मिनेंट के कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कर रहे थे, राइट। वो नया आइडिया सीखा था ना हमने कि जब कुछ थॉट ना आया करे तो ए से बी से सी से मल्टीप्लाई, राइट। कर क्विकली 10 seconds to copy।
ओके आ गया 60 seconds to attempt. ए से बी से सी से मल्टीप्लाई करके हो रहा है ना क्वेश्चन, है ना, कि आइदर रो और कॉलम आई मल्टीप्लाई। तो बाहर बैलेंस कर देता हूं। आई मल्टीप्लाइड रो, फॉर एग्जाम्पल रो 1 ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ओहो कट गया ना। बी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सही। अब कॉमन आता दिख रहा है ना कि सर रो में मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कॉलम को देखिए, कॉलम 1 में ए कॉमन आ रहा है, कॉलम 2 में बी, कॉलम 3 में सी। तो आई टेक कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो एबीसी मानते हो वापस कैंसिल हो गया, एंड नाउ आई एम लेफ्ट विथ कॉलम 1 ए आउट, कॉलम 2 बी आउट। अच्छी कैलकुलेशन आइडिया है ना, कि सर ऐसा भी कभी होता है क्वेश्चन में। सी कॉमन, मुझे लगता है अब तो किसी को भी दिखाई दे रहा है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है। अब तो सबको नजर आ रहा है, इवन, है ना, गारंटी सबको नजर आ रहा है कि सर नाउ यू ऐड नॉट कॉलम्स, रो ऐड कीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो एवरी एलिमेंट बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई नाउ ऑपरेट R1 plus 2 plus 3, doing that
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन। बस अब तो तुम समझदार हो कि सर अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा, अब तो 2 0 बना के प्रॉब्लम खत्म करो। सही है ना? अब तो सिंपल है। C2 माइनस C1 साइमल्टेनियसली C3 minus C1, doing that C2 minus C1 C3 minus C1 x की पावर 4 आ गया। तो फाइनल आंसर इन सिंप्लीफाइड आंसर फाइनल तो फाइनल आंसर इज x की पावर 4 बस इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्विकली सही है। ओके डन, 10 seconds more quickly। नेक्स्ट
अनुषा, आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा एक्सप्रेशन तुम्हारा सही है लेकिन बाकी रॉन्ग है। मेरे ख्याल से इसमें फिर से थॉट आ रहा है ना कि ए से मल्टीप्लाई बी से, क्योंकि कुछ डायरेक्ट थॉट तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो तुमको चॉइस लग रही होगी कि सर या तो ए से कीजिए, बी से, सी से, या एक्स से, वाई से, जेड से। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास ओपन है। तो चलो बहुत एबीसी से किया, अब की बार एक्स वाई जेड से करते हैं, ठीक। अच्छा, अगर तुम एक्स से कर रहे हो, चलो कॉलम को करते हैं। कॉलम 1 एक बार जरा ओरली देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स वाई, सी एक्स जेड, ठीक। इसे एक्स से किया, इसे वाई से किया, इसे जेड से किया, ठीक। अब ऐसे ही देखना एक बार, ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स वाई, सी एक्स जेड, ए वाई स्क्वायर, बी एक्स वाई। तो क्या दिख रहा है कि सर अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए बी एक्स वाई कैंसिल, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस सी एक्स जेड प्लस ए जेड स्क्वायर, सी एक्स जेड दिखा, सी एक्स जेड भी कैंसिल, माइनस सी एक्स जेड और सी एक्स स्क्वायर। तो क्या दिखाई दिया कि सर एलिमेंट बन रहा है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर तुमको दिख रहा है कि इसे x से, इसे y से, इसे z से, और फिर मैं तीनों को जोड़ूंगा, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लिख दूं, C1 ट्रांसफॉर्म x C1 y C2 z C3। अगर मैं ऑपरेट करता हूं तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर 1/x आपको कॉमन लिखना पड़ेगा। जिस कॉलम पर ऑपरेट करते हैं उसे मल्टीप्लाई करना, ये मैंने बताया था, ठीक। तो व्हाट आई गॉट माय फर्स्ट एलिमेंट, आई गॉट a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सही। अब जरा इस एलिमेंट को देखें कि सर C1 का ये एलिमेंट क्या आया, ए एक्स वाई बी एक्स स्क्वायर, चिंता मत करो, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अभी बताऊंगा क्या किया मैंने। ए एक्स वाई बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, तो ध्यान रखना ए वाई, सॉरी, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, ध्यान रखना, माइनस सी वाई जेड माइनस ए एक्स वाई, मानते हो माइनस ए एक्स वाई कट गया, प्लस ए एक्स वाई। इसी तरह से बी जेड स्क्वायर सी वाई जेड, तो मानते हो सी वाई जेड भी कट गया, ये रहा माइनस सी वाई जेड। तो क्या दिखाई दिया, बी इंटू, आई गेट बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब ये तीसरा एलिमेंट तुम निकालो, तो ये भी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है, टेकन कॉमन। यहां तक ठीक। सही। अब मुझे लगता है कि 2 0 मैं यहां पर ही तुमको बनवा सकता हूं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत गंदी होगी। अगर तुम चाहते हो कि सर इसको 0 बना दीजिए, इसको भी 0 बना दीजिए, तो मैं तुमको ओरल बता सकता हूं कि R2 पर अप्लाई करो R2 माइनस बी बाई ए R1, बी बाई ए R1, देखो ये 0 बन गया। R3 अप्लाई करो R3 माइनस
C/A R1, ये भी 0 बन गया। और अब मैं कहूंगा एक्सपेंड कर दो। ठीक, तो तुमको सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, एक बार और सेम थॉट लगाते हैं कि सर अब की बार इसे ए से बी से सी से करते हैं। अब तुमको सिमेट्री से लग नहीं रहा कि सर कॉलम तो आप मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो अगर आप मल्टीप्लाई करने का मन बना रहे हो तो अब की बार रो को करना। तो चलो ए से मल्टीप्लाई रो 1, बी से मल्टीप्लाई रो 2, सी से मल्टीप्लाई रो 3। और फिर तुम्हारे मन में आ रहा है क्या कि सर एक बार जोड़ के देखें क्या, R1 + 2 + 3, A² B² C², A² ABX है ना, प्लस B² माइनस BCZ माइनस ABX। तो दिखा कि सर ABX कैंसिल, B² नहीं, सॉरी, तुमने क्या कहा था, तुमने R3 को C से कहा था, BCZ C²Y। तो कुछ लोगों को दिखा कि सर BCZ हियर ऑल्सो BCZ कैंसिल। तो क्या आया, A² B² C²। तो अगर नजर आ रहा है तो डायरेक्ट लिखवा दो ना कि सर R1 को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं AR1 BR2 CR3, ये ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। अब तुम जानते ही हो कि ए से मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करना पड़ेगा अपॉन AX X² Y² Z²। और मेरे ख्याल से तुमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया ना कि आफ्टर डूइंग दिस A² + B² + C² कॉमन। तो व्हाट डू आई गेट हियर, 1। यहां पर आया था y इंटू A² + B² + C²। और ये थर्ड एलिमेंट भी देख लो, CACX A² Z। बस तुमको फीलिंग आ गई कि सर अब तो Z इंटू A² + B² + C² आएगा। चाहो तो आगे के टर्म खुद सोच लो, ACX A² Z B² Z, देखो B² Z A² Z प्लस BCY C² Z, देखो C² Z भी आ गया, माइनस ACX, ये देखो ACX माइनस ACX कैंसिल, माइनस BCY, देखो प्लस BCY। तो समझ गए कि Z इंटू A² + B² + C² कॉमन। मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकता मैं, अब 2 0 अब मुझे बना लेने चाहिए। बस अब तो मैं 2 0 के थॉट पर जा रहा हूं। तो अब तो तुमको पता है कि मैं क्या करने वाला हूं, या तो यहां 2 0 बना दूंगा या यहां बना दूंगा, जो तुमको ठीक लगे वहां बना दो। R2 माइनस BR1 R3 माइनस CR1। अप्लाई करने से देखो अब स्पेस कम है, सिग्मा X² इंटू सिग्मा A² अपॉन AX डिटर्मिनेंट R पर अप्लाई किया है ना, R2, तो योर R2 बिकम 0, BY कैंसिल, माइनस CZ माइनस AX, last element become only CY, here you get CY 0। क्या किया था, B से मल्टीप्लाई, here you get CY and this last element minus AX
माइनस बी वाई। बस अब इसको खोल लेना तो मैं फाइनल आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये है इसका फाइनल आंसर। तो जो लोग फाइनल आंसर देखना चाहते हैं कि मतलब जो अपने आंसर को टैली कराना चाहते हैं बाद में कि सर मैंने इसको खोल लिया, ठीक, देन यू विल एंड अप इन दिस एक्सप्रेशन क्विकली। ए एक्स बी वाई सी जेड सही लिखा है। सब ठीक है। अच्छा, यहां कह रहे हो कि लास्ट में, हाँ ये मिस्टेक है, यहां मिस्टेक है, यहां ये बीजेड है। गुड, चलो कोई तो है जो क्लास में बहुत अटेंटिव रहता है ना। यश, अक्षत, वेरी गुड। कर दिया मैंने, करेक्शन कर दिया, ठीक है। फिफ्टीन सेकेंड्स टू कॉपी क्विकली। डन, ओके। चलो एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख दिया क्या मैंने? अरे यार, इसको एक काम करो, कॉपी कर लो, इसको घर के लिए रखते हैं ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ तो नया पढ़े। इसे कॉपी कर लो, अगर समय बचा तो इसको क्लास के अंत में लेंगे, ठीक है। अभी अभी कॉपी करो। अरे बिल्कुल ठीक है पूर्वी, पहले एबीसी से मल्टीप्लाई करके सम करके कर लो, बाद में एक्स वाई जेड से कर लेना, उसमें कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों में ही कैलकुलेशन इजी है। मैंने पहले एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके सम करके किया, बाद में एबीसी से। तुम पहले एबीसी से कर लो, बाद में एक्स वाई जेड से कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन कॉपीड। तुमको एक्स फाइंड करना है और आंसर इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट देना है, ठीक है, ओके। लेट अस नो अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। हाउ टू मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट्स, राइट। यू है या वी? यार एकदम साफ तो लिखा है यार, ये यू है, देखो ना, यू और वी में कितना अंतर है। वी शार्प है ना, और यू स्मूथ बना हुआ है। हाँ ठीक है, ओके। तुमको डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करने के बहुत अच्छे तरीके बताता हूं, है ना। तो मैं जो बात कर रहा हूं, मैं दो सेम ऑर्डर डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं। तुम तो जानते हो कि सर मेनली क्वेश्चन जो है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट पे आएंगे, है ना।
तो लेट अस मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट, फाइन। ओके, तो दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के दो बहुत अच्छे मेथड हैं। पहला मेथड बताता हूं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो कि सर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया और इसकी वैल्यू आई है 5, इसे सॉल्व कर लो। फिर कहना कि सर इसे सॉल्व करने से आंसर आया -2, तो पता है आंसर क्या होगा? आंसर होगा 5 इंटू -2 -10। ठीक, दिस इज वन गुड मेथड कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट। ठीक, अब कुछ लोग चाहते हैं कि सर डिटर्मिनेंट को बगैर सॉल्व किए मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? ठीक, कि किसी को भी सॉल्व ना करना पड़े, ये नहीं कि सर इसको सॉल्व करा दिया -2 और कहा चलो -2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो किसी एक रो या कॉलम पे जाके -2 मल्टीप्लाई हो गया। ये भी नहीं करने को कह रहा हूं, किसी को भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक, तो अब तुमको रटना पड़ेगा कि दो डिटर्मिनेंट को हम एक सिंगल डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तुम तो जानते हो सर हम लोग टेक्निक सीख रहे हैं, कोई कंसेप्ट तो सीख नहीं रहे हैं। दिस इज अ टेक्निक जो तुमको बताया गया है कि हाउ डू वी मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट। तो वो टेक्निक क्या है? दिस विल ऑल्सो बी सेम ऑर्डर, जो ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है ना, उसी ऑर्डर का आंसर आएगा नंबर 1। ठीक, एक सिंगल डिटर्मिनेंट। अब ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना? ये जो पहला एलिमेंट होगा, मानते हो दैट बिलोंग टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो व्हाट वी डू, हम कहते हैं कि जो पहला डिटर्मिनेंट है ना, पहला डिटर्मिनेंट, ये पहला है दूसरा है, इसका फर्स्ट रो लो और इसका फर्स्ट कॉलम लो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ। ठीक, A1 D1 A2 E1 A3 F1, सही। अब इसी तरह से अब तुम समझ जाओगे कि सर व्हाट विल बी नेक्स्ट एलिमेंट। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट है। ठीक, तो जो रो होती है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो और अगले का कॉलम विच एवर नंबर्ड है ना, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले का फर्स्ट रो अगले का सेकंड कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके सम। A1 D2 A2 E2 A3 F2। इस एलिमेंट को चलो ब्लैंक छोड़ देते हैं कि सर पूरे 9 एलिमेंट कौन लिखेगा, है ना? मेरे ख्याल से सही तो लिख रहा हूं। अब कोई एक एलिमेंट और लिख लेते हैं कि ये आ रहे हैं 9 एलिमेंट। तो एक काम करते, चलो ये वाला एलिमेंट लिखते हैं, इस एलिमेंट को लिखते हैं, सही है? तो ये कौन सा एलिमेंट है? यहां जो एलिमेंट आएगा, मानते हो दैट इज सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो मैंने क्या कहा, जो रो है वो पहले डिटर्मिनेंट का, सेकंड रो, ये रहा सेकंड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड। तो दिस एलिमेंट इज गोइंग टू बी B1 D3
B2 E3 B3 F3. So this is the rule to multiply two determinants. Fine. तो तुम इस तरह से याद रख सकते हो कि सर पहले का लेना होता है रो, अगले का लेना होता है कॉलम, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते हैं, है ना। तो जब भी तुमको डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का कोई आईजे एलिमेंट चाहिए हो कि सर ये जो प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट है इसका आईजे एलिमेंट कैसे निकालोगे, तो कहना कि देखो ith रो ऑफ फर्स्ट, jth कॉलम ऑफ सेकंड, करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके सम करो, ठीक। दिस इज द रूल। फाइन। अब एक्चुअली मैं क्या है, मैं, तुम लोग देखते हो कि मैं बहुत कम मेथड से क्वेश्चन करता हूं, है ना, और कुछ एक तो मैंने ऐसे मेथड बना रखे हैं कि पता पड़ता है, मेथड पढ़ाया था क्वाड्रेटिक में, सीक्वेंस में लगाया, फिर कहीं और भी लगाया कि यार आपके तो मेथड्स भी कम होते हैं, आप तो एक ही मेथड को और भी चैप्टर्स में लगाते रहते हो, है ना, कि आपको कम आता है, आपके पास ढेर नहीं है मेथड्स का, आप थोड़े से मेथड, बस उन्हीं मेथड से सारे सवाल करते रहते हो, है ना। तो ये मेरा वे है, मैं इसके अलावा किसी और मेथड को अडॉप्ट ही नहीं करता। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं कि डिटर्मिनेंट में यू कैन ऑल्सो गो रो बाय रो, यू कैन ऑल्सो गो कॉलम बाय रो, कॉलम बाय कॉलम। तो ये चार ऑप्शन मैंने तुमको बता तो दिए, इसका अर्थ हर कोई समझ रहा है कि सर इसका अर्थ क्या है, कि जब आपको 1 2 एलिमेंट चाहिए होगा, 1 2 एलिमेंट, तो आप कहोगे पहले का फर्स्ट रो, अगले का सेकंड रो, सही है, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। फील कर पा रहे हो ना मेरी बात को। तो मेरे पास चार ऑप्शंस होते हैं टू मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट। उसका कारण पता क्या होता है, उसका कारण बहुत सिंपल है कि प्रोडक्ट जो है ना वो कम्यूटेटिव होता है। एक जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट ए नंबर। तुमने अभी कहा तो था सर इसकी वैल्यू 5 है, सर इसकी वैल्यू -2 है, तो मुझे बताओ 5 इंटू -2 लिखा, फिर कोई कहेगा सर मैं तो इसको -2 इंटू 5 लिख रहा हूं, तो आपको इससे तकलीफ क्या है, आंसर तो -10 ही आएगा ना। तो किसी ने इंटरचेंज करा दिया, इसको उठा के यहां रख दिया, इसको उठा के यहां रख दिया, तो कहेगा कि सर आपने तो कॉलम बाय रो सिखा दिया मुझे, आपने तो मुझे ये सिखा दिया। फील कर पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। और कई लोग कहेंगे कि सर इस बात को आप थोड़ा ऑल्टरनेट वे में ये भी बोल सकते हो कि डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी होती है, रो एंड कॉलम को चेंज करने से डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो आप अपना मेथड रो बाय कॉलम ही रखो, ठीक, लेकिन मैंने चालाकी से क्या किया, इसके रो और कॉलम इंटरचेंज करा दिए। सोचो, तो आप तो रो बाय कॉलम लगा रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो रो बाय रो बन गया, क्योंकि वो जो रो थी ना वो कॉलम बन चुका है। बुद्धि लगाओ मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक। तो ये चारों सही मेथड हैं, बट आई गो बाय वन मेथड ओनली, दैट इज दिस। मैं इसके अलावा कुछ भी और नहीं करता हूं, ठीक। तो मेरा एक सिंगल मेथड रहता है भाई, और मैं इसी से सारे सवाल करने की कोशिश करता हूं बस, राइट। तो जब तुम मैट्रिक्स पढ़ने जाओगे ना, देन यू विल कम टू नो कि सर मैट्रिसेस में हमारे पास चॉइस नहीं होती है। मैट्रिसेस में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का देयर इज ओनली वन मेथड, दैट इज दिस ओनली, ठीक है ना। तो मैंने तो तुमसे साफ कहा था कि मैं ज्यादा मेथड्स अलग अलग सीखने में बिलीव नहीं करता हूं, मैं उन मेथड्स पे जाता हूं जो और भी चैप्टर्स में काम आ जाए। तो यार ये मेथड से जब मैट्रिक्स हो रहा है तो डिटर्मिनेंट को भी इसी से निपटा लेते हैं, ठीक। क्विकली 5 सेकंड्स।
अब तुमको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं ओवर दिस कंसेप्ट। दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के बारे में एक अच्छी बात बताता हूं। सवाल तुमको ये थोड़ी आएगा कि ये दो डिटर्मिनेंट है, इनको मल्टीप्लाई करो, ऐसा कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन रिवर्स आता है कि सर एक ये बड़ा भारी सा डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ था और मैंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि अरे ये तो दो में टूट रहा है। तो नॉर्मली यू विल फाइंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट लाइक दिस, कि एक भयानक सा सवाल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद लल्लू बन गया कि सर अरे तो लल्लू है। ठीक है, solving this is extremely easy and solving this was extremely difficult, right? तो हम अब इस बात में ध्यान दें कि सर कैसे पहचाना आपने कि वो दो में टूट गया। ठीक, तो मैं अपनी आदत बताता हूं कि मैं क्या देखता हूं। ठीक, कंसंट्रेट करना। तो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और तुम लोग जानते हो सर आईआईटी में डिफिकल्ट सवाल आते कहां हैं? नहीं, कभी रेयर एक आ जाता है, नहीं? ओके, 3x3 पर ही बात कर रहा हूं। बाकी तुम आइडिया समझ रहे हो कि सर ये जो भी आप बोल रहे हो ना, ये एन ऑर्डर के लिए जनरल थॉट है। ठीक, तुम एक रो को पकड़ लो, है ना, ये रो में तुमको 3 नंबर दिख रहे हैं कि सर दिस इज 1 नंबर, दिस इज 1 नंबर, दिस इज 1 नंबर, दिख रहे हैं। अब इस सिंगल नंबर पर कंसंट्रेट करो। इस सिंगल नंबर में यू आइडेंटिफाई, इन दिस नंबर यू आइडेंटिफाई, इन दिस नंबर यू आइडेंटिफाई। तुमको कोई 3 नंबर दिखेंगे कि सर आई फाइंड 3 नंबर्स प्रेजेंट हियर, आई ऑल्सो फाइंड same 3 numbers present here also, यहां भी प्रेजेंट है। देन आई ऑल्सो ऑब्जर्व कि वही 3 नंबर यहां भी हैं। तो पता वो 3 नंबर कौन है जो तुमको यहां भी दिखाई दिए, यहां भी दिखाई दिए, यहां भी दिखाई दिए? वो 3 नंबर पहले डिटर्मिनेंट के पहला रो है कि सर वो 3 नंबर जो है ना, दे आर एक्चुअली दिस। वाई? क्योंकि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस पहला एलिमेंट, दिस इंटू सेकेंड कॉलम, दिस इंटू करस्पॉन्डिंग सेकेंड कॉलम, दिस इंटू करस्पॉन्डिंग सेकेंड कॉलम। समझ पा रहे हो? नाउ थर्ड नंबर, दिस एलिमेंट, थर्ड कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, प्लस दिस एलिमेंट, थर्ड कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दिस एलिमेंट करस्पॉन्डिंग थर्ड एलिमेंट। तो क्या तुमको नजर आया कि जो पहला रो बना है उसमें ये तीनों नंबर प्रेजेंट होते हैं? ठीक, तो मैं यही करता हूं कि जब एक बड़ा डिटर्मिनेंट दिखता है ना और उसके एक ही रो में मुझे कोई 3 नंबर आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि आई फाइंड 3 नंबर्स कॉमन इन ऑल, आई फाइंड 3 नंबर्स कॉमन इन ऑल हियर ऑल्सो, सम अदर 3 नंबर्स, आई फाइंड another set of 3 numbers common in these 3 numbers also। तो तुरंत पकड़ लेता हूं कि अरे यार ये जो 3 नंबर हैं ये तो तुम्हारी रो बना रहे हैं पहले डिटरमिनेंट की, फर्स्ट रो, देन सेकेंड रो, देन थर्ड रो। कुछ समझ में आया लॉजिक क्यों? तो ये बात नोट करने लायक है, ठीक है ना, कि ट्राई टू आइडेंटिफाई कॉमन नंबर्स इन सेम रो। ओके, एक ही रो के एलिमेंट में 3 कॉमन नंबर्स पहचानो। अगर वो पहचान लिया तो तुम प्रोडक्ट में तोड़ लोगे। 10 सेकेंड्स जो बात मैंने बोली है उसको चाहो तो लिख लो, कैसे भी लिख लो।
15 seconds to copy. मुझे लगता है तुम लोगों ने अब तक कई सारे चैप्टर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन कर लिए होंगे, है ना। अभी थोड़ा और वेट कर लो कि सर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी फिनिश होने का वेट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी वेट करते हैं। उनके दोनों के जेईई एडवांस के डिस्कशन पेंडिंग है। उससे अपने आप तुम लोग को गहराई पता पड़ेगी कि एक्चुअली हम जिस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत लगा रहे हैं उसमें आता क्या है ना। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे, है ना। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सोच के चल रहे हो कि लल्लू लल्लू सवाल आएंगे और पता पड़ रहा है कि यार वो एग्जाम में तो कुछ और ही है। नहीं, हाँ सही आंसर अनुषा, सारंग, गुड। बाकी लोग ट्राई करें। भविष्य, सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो, ओके। नक्षत्र, गुड। ज्यादा मोबाइल देखने से लोगों की बुद्धि ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है ना। सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है। उनको एकदम जो बातें सेल्फ एक्सप्लोर होनी चाहिए खुद से, उनको हर बात पूछते हैं वो। गुड आयुष, ठीक है ना। ओके, लास्ट प्रॉब्लम में आई गेस यू आइडेंटिफाइड A1B1 A1B1 A1B1। अब तुम सोच रहे हो, ठीक है प्रियम एंड साहिल एंड समर्थ, गुड, कि सर 3 नंबर कॉमन आने थे, ये तो 2 नंबर दिख रहे हैं मुझे। तो कोई बात नहीं, जो तुमको कॉमन दिख रहा है वो लिखो तो सही। कि चलो A1B1 तो पक्का कॉमन है, तीसरे एलिमेंट के लिए तुमको जगह छोड़ दी मैंने, ठीक, कि सोचेंगे। क्रिएट करो A1L1 B1M1 प्लस 0। अब यहां या यहां कम से कम एक 0 तो लिखना पड़ेगा, ठीक है दीपांशु। तो मैंने तो कहा कि हटाओ यार, दोनों में 0 लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं दोनों जगह 0 लिख दूं किसी को तकलीफ है कि सर एटलीस्ट एक एलिमेंट 0 होना था, कोई एक 0 होना था, आपने दोनों क्यों लिखे। अगर मैं दोनों भी लिखता हूं तो आप तुमको क्या फर्क है, तुम्हारा ये नंबर बनाना, बस इस बात से खुश रहो। A1L2 B1M2 0, जो मर्जी तुम्हारी, यहां कुछ भी लिख सकते हो, यू आर फ्री। कि सर यहां मैं 5 लिखूंगा, लिख लो 5, मुझे तो 0 अच्छा लग रहा है। A1L3 B1M3
बस अब तो तुम समझ गए कि सर A2 B2, A2 L1, B2 M1. If I put 0 here, तो there is no problem to anyone कि हाँ लिख सकते हो आप, आपके एलिमेंट बन तो रहे हैं, आपको जो चाहिए वो क्रिएट हो तो रहा है। बस तो समझदार लोग समझ गए कि सर ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो फाइनल आंसर 0। सही है। तो बाकी लोग अलर्ट हो जाएं कि सर आंसर्स डिटर्मिनेंट पे बहुत सारे सवालों का आंसर 0 आ रहा है। नहीं, अगर हमने ठीक से पढ़ाई नहीं की, बहुत सारे लोग ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं, दे ऑल्सो गेट द मार्क्स 0। ठीक है। तो गणित के सवालों का तुमको कई बार मिलेगा कि सर बहुत सारे सवाल होते हैं मैथ्स के जिसमें 0 आता है, तो वो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को दर्शाते हैं, दे रिप्रेजेंट मैनी पीपल। ठीक है, कि ये कौन से बहुत सारे लोग हैं जो कुछ पढ़ते लिखते ही नहीं है, तो उन्हीं के जैसा आंसर है, उनके मार्क्स के जैसा आंसर है। ठीक है ना, डू दिस। ठीक है कुशाग्र देवंजन। अब इस क्वेश्चन को अपने दम पे करके दिखाओ, चलो, बनना चाहिए। बट धोखे में मत रह जाना, आईआईटी भी इस बात को जानता है कि डिटर्मिनेंट के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर 0 होता है, तो दे डोंट गिव प्रॉब्लम हुज आंसर इज 0, राइट। कि सर सारी गड़बड़ आईआईटी में ही होनी थी। डन, गुड। थॉट बता पाओगे अचिंत? जस्ट वो क्लिकिंग पॉइंट अगर लिख बोल दोगे मैं समझ जाऊंगा। आंसर नहीं चाहिए मुझे, मुझे वो क्लिक कैसे करेगा ये चाहिए, आंसर नहीं चाहिए मुझे। अचिंत ये तुमने ठीक बोला है, जो इसके बाद का मुझे पॉइंट चाहिए, जो तुम बोल रहे हो उसके बाद की बात, कि ये आइडेंटिफाई किया मैंने आफ्टर डूइंग दिस व्हाट यू सेड। कल का होमवर्क बता दूं ना? पहले सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पर ध्यान दे क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। ट्रिगो इक्वेशन तो मैं बिल्कुल भूल ही चुका हूं, वो तुमको मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि सर ट्रिगो इक्वेशन में क्या पेंडिंग है ना। लेकिन पहले मैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फिनिश करूंगा, फिनिश। आफ्टर दैट ओनली आई विल मूव टू इक्वेशन। तो टुमारो 1 is exercise 4 which everyone know कि सर इसमें सिर्फ 9 questions are there and I am sure you are supposed to get minimum this much percentile in that. in maths गणित में इससे कम परसेंटाइल लाना अलाउड ही नहीं है तुमको, समझ गए? तो ओनली 9 क्वेश्चंस। अब इसी के एडिशन में एक छोटी सी एक्सरसाइज है 3 जिसमें ओनली 15 आर देयर। ये दोनों तुमको हेल्प करेंगे मोटिवेट होने में।
कि सर इनको करके ना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि चलो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम 5 पे जाएंगे। तो कल का होमवर्क सिर्फ इतना है, ठीक। फिर उसके बाद लॉन्ग हॉलीडेज के बाद जब मिलेंगे तब 5 करेंगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इस होल स्क्वायर को खोल दिया। a1 स्क्वायर माइनस 2a1b1 प्लस b1 स्क्वायर, इसी तरह से a1 स्क्वायर माइनस 2a1b2 प्लस b2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर माइनस 2a1b3 प्लस b3 स्क्वायर। तो क्या तुम लोगों को 3 नंबर कॉमन मिले नहीं? मैं सिर्फ ये सुनना चाहता था कि होल स्क्वायर खोलने के बाद कौन से 3 कॉमन नंबर आइडेंटिफाई किए मैंने, बताओ भाई। 3 नंबर्स कॉमन इन फर्स्ट रो ऑब्जर्व्ड। तो गारंटी 1 इज a1 स्क्वायर, हाँ 1 इज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारी चैट आई थिंक डिसेबल हो चुकी है। 1 इज माइनस 2a1। अब लोग सोच रहे हैं सर वो तीसरा नंबर कौन सा है, तो जो थोड़ा सा ध्यान से सोचा उसने कहा सर तीसरा नंबर 1 है, 1 सही। अरे यार यहां तो जगह नहीं होती, यहां तो वो अपनी कक्षा आ जाता है ना, तो को अपनी कक्षा के नीचे लिखते हैं, देखूं, हाँ अपनी कक्षा के नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। a1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a1 b1, 1 इंटू b1 स्क्वायर दिमाग में जा रहा है। a1 स्क्वायर माइनस 2a1b2 प्लस b2 स्क्वायर। बस अब तो तुम लोग सब समझ गए कि सर प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट हमारा स्ट्रॉन्ग है नहीं। अब तो खत्म है प्रॉब्लम। नाउ आई थिंक अब तो आलसी होना अच्छा रहेगा ना कि सर वो रटा हुआ डिटरमिनेंट नजर आ रहा है, -2 आउट, और फिर कुछ कहेंगे सर इन दोनों को इंटरचेंज करा दीजिए, 1 1 1 a1 a2 a3 स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये डिटरमिनेंट मैंने रटवाया हुआ है, -2 आउट था तो दैट बिकम +2। सब समझ में आ रहा है, y +2 इंटरचेंज। और फिर यहां भी जो लोग अनकंफर्टेबल हैं कि सर आपने तो 1 1 1 कॉलम में लिखवाया था, तो कोई बात नहीं, तुम जो जानते हो वही लिख दो। इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। बस, तो आंसर सबको पता है कि फाइनल आंसर 2 a1 माइनस a2 a2 माइनस a3 a3 माइनस a1, सेम b1 माइनस b2 2 माइनस 3 3 माइनस 1। दिस इज द आंसर। एक बात का ध्यान रखो, जैसे लोग बुरी चीज को बढ़ाते हैं ना, है ना, कि सर जो नशा करने वाले लोग होते हैं वो नशे को बढ़ाते हैं, अपने फ्रेंड्स में बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि तुम भी लो तुम भी लो, ठीक है। तो केवल बुरी चीजों को लोग क्यों बढ़ाते हैं, अच्छी चीजों को बढ़ाना ज्यादा अच्छा है कि नहीं। तो तुम लोग को जब पता है कि हियर इन दिस प्लेटफॉर्म मैथ सब्जेक्ट is brilliantly taught, so you should extend this knowledge to your friends as well, okay। ध्यान रखना, जो भी अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो बच्चे नहीं जो तुम्हारी क्लास में बस फालतू काम करते रहते हैं, उन जैसे बच्चों के लिए नहीं है। तो जो भी ढंग के बच्चे हैं उन तक इस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक पर्सन है कॉल्ड विकास गुप्ता हु टीचेस मैथमेटिक्स फॉर जेई इन अपनी कक्षा, है ना। स्ट्रिक्टली
फॉर IIT, राइट। चलो बाय, जय हिंद। होमवर्क बता दिया मैंने, ठीक है, ओके।